साथियों, नमस्कार। मैं पद्मेश तेलंग अ, आज के इस व्याख्यान में भारत के भूगोल की चर्चा कर रहा हूं। हमने पिछले व्याख्यान में भारत के भूगोल की में भूमि की चर्चा की, भूखंड किस तरह के हैं उसकी चर्चा की। आज हम भारत की जलवायु से प्रारंभ करते हैं। देखिए, जलवायु क्या है? तकनीकी तौर पे थोड़ी लंबी समयावधि, जैसे 30 वर्ष या उससे अधिक लें, और उसमें जो मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं, जो परिवर्तन होते हैं, उनका जो कुल योग करके उस क्षेत्र विशेष के लिए जो अनुमान किया जाता है उसको जलवायु कहते हैं। जलवायु मौसम की तरह शॉर्ट टाइम का आकलन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मौसम हमने 2 दिन 4 दिन के लिए कह दें कि शहर का मौसम ऐसा है। जलवायु उस क्षेत्र के लिए थोड़ा लंबे समय के लिए अध्ययन करके वहां पर वर्षा, सूखा, गर्मी, इन सारी जो चीजें हैं जलवायु, उससे मौसम से संबंधित, उनका अध्ययन करके जनरल आकलन होता है, उसको जलवायु कहते हैं। तो भारतीय जलवायु चूंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े भूखंड हैं, तो यहाँ भी जलवायु पूरे देश में भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। स्वाभाविक है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, अक्षांश की स्थिति पर निर्भर करता है, समुद्र की दूरी क्या है इस पर जलवायु निर्भर करता है, पर्वतों की दिशा कैसी है उस एरिया से, और उस स्थल पर जल का वितरण किस तरह का है, वो स्थान ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर है, उसमें पहाड़ियों का स्थान और वायु की दिशा क्या है, और दबाव वाली हवाएं का क्या स्थिति है वहां पर, और बहुत सारे अन्य कारक भी हैं। चक्रवात है, अल नीनो आ जाता है, ला नीनो जैसे कारक भी आ जाते हैं। इन सब से मिलकर जलवायु किसी क्षेत्र की तय होती है, और भारत की जलवायु को भी इसी तरह से फिर डिफाइन किया जाता है। तो भारत में ये माना जाता है कि यहाँ भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है, और बारिश और तापमान में यहाँ बड़ी विभिन्नताएं पूरे देश में पाई जाती हैं। एक कोपेन ने भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया कि कोपेन की जो वर्गीकरण है उसमें उन्होंने लघु शुष्क ऋतु वाले मानसून प्रदेश चुने, जिसमें गोवा का दक्षिण, कर्नाटक और केरल, अंडमान निकोबार के क्षेत्र हैं लघु शुष्क ऋतु वाले मानसून। एक है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाले मानसून, इसमें कोरोमंडल तट आता है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। एक आता है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, इसमें प्रायद्वीपीय जो पठार के अधिकांश भाग हैं वो आते हैं, जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। एक वर्गीकरण में अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार है, ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात का एरिया है इसमें। एक गर्म मरुस्थलीय प्रकार है, ये पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है। एक वर्गीकरण में शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है, ये भारत का जो गंगा के मैदानी भाग हैं, पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी मध्य प्रदेश है, वहां का जलवायु है। एक प्रकार और है अल्प ग्रीष्म तथा आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रकार जो है, इसका एरिया अरुणाचल प्रदेश है। और एक है ध्रुवीय प्रकार। ध्रुवीय प्रकार भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये जलवायु की वर्गीकरण है पूरे देश का, अलग अलग प्रकार का। उसको कोपेन ने इसको वर्गीकरण को किया था। अब देखिए, वर्षा की बात आती है। मौसम हो चाहे जलवायु हो, वर्षा का बड़ा महत्व है। तो वर्षा की क्या स्थिति है भारत में? भारत में वर्षा असमान वितरण है, हर जगह एक सी बारिश नहीं होती है। इवन एक राज्य के अंदर भी बारिश अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे राजस्थान में भी उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा का पैटर्न अलग है। तो हमारे यहाँ 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है वर्षा के आधार पर: भारी वर्षा, मध्यम वर्षा, कम वर्षा और अपर्याप्त वर्षा। भारी वर्षा 200 सेंटीमीटर से जहां अधिक होती है, और सबसे नीचे जो अपर्याप्त वर्षा है वो 50 से
50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो जो रेंज है भारी से लेकर अपर्याप्त वर्षा का, वो 200 सेंटीमीटर प्लस से लेकर 50 सेंटीमीटर माइनस तक का रेंज है। तो भारी वर्षा हमारे होती है पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में, मेघालय की गारो, खासी और जयंती पहाड़ों में, अंडमान निकोबार में। मध्यम वर्षा जो है वो गुजरात से दक्षिण में पश्चिम घाट के समानांतर कन्याकुमारी तक ये एरिया फैला हुआ है। उसमें उत्तरी आंध्र प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, जम्मू कश्मीर के कुछ भाग आ जाते हैं। कम वर्षा जहां होती है वो उसमें तमिलनाडु के अधिकांश भाग हैं, कर्नाटक, आंध्र, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश है। और अपर्याप्त वर्षा पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, कच्छ में, काठियावाड़ में। तो ये वर्षा का वर्गीकरण है। वर्षा की विशेषताएं यहाँ ये है कि लगभग 90% वर्षा जो है गर्मी के मौसम में होती है और तट से, समुद्र तट से दूर जाने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। अब एक शब्द आता है मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है, एक अरबी शब्द था मौसम। मौसम का अर्थ था मौसम या ऋतु, उससे शब्द बना मानसून। तो मानसून की जब चर्चा आती है तो मानसूनी हवाओं की चर्चा होती है और ये मानसूनी हवाएं 6 महीने जमीन से और 6 महीने समुद्र से चलती हैं। तो इन मानसूनी वर्षा से हमारा जलवायु प्रभावित रहता है। अच्छा, मानसून की उत्पत्ति के क्यों होती है, कैसे होती है, उसके कुछ सिद्धांत हैं। मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत बहुत डिटेल में ले जाएंगे। उसमें एक तो है परंपरागत, ट्रेडिशनल ढंग से जो परिकल्पना सिद्धांत है, परंपरागत परिकल्पना सिद्धांत है, वो है थर्मल सिद्धांत, ऊष्मीय सिद्धांत, ऊष्मा के हिसाब से सिद्धांत है मानसून की उत्पत्ति का। दूसरा सिद्धांत में आधुनिक संकल्पना है कुछ, उसमें खाली नाम सुनिए, चक्रवार्तिक परिकल्पना है मानसून उत्पत्ति की, जेट स्ट्रीम परिकल्पना है, अल नीनो और ला नीनो परिकल्पनाएं हैं। ये कुछ अलग अलग कल्पनाओं से मानसून की उत्पत्ति बताई गई है। इसमें एक जर्मन जलवायु वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि मानसून की उत्पत्ति फ्लोन द्वारा होती है। फ्लोन एक टेक्निकल वर्ड दिया उन्होंने। और इसी तरह से चक्रवाती जो परिकल्पना है मानसून उत्पत्ति की, उसमें उसके प्रतिपादक जो थे वो ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता स्पेट थे और उनका ये कहना था कि मानसूनी हवाएं चक्रवातों से उत्पन्न होती हैं। तो हवाएं, वर्षा, इन सब पे अलग अलग सिद्धांत हैं, इनकी बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक शब्द आता है पश्चिमी विक्षोभ, अक्सर न्यूज में। तो पश्चिमी विक्षोभ उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है और ये अशांत या कम वायु दबाव का क्षेत्र होता है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही उत्तरी भारत में वर्षा, बर्फबारी और कोहरा होता है। और इसके अलावा उत्तर भारत में कभी जो शीतलहर की स्थिति होती है और घना कोहरा भी होता है, वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है। एक टर्म आती है अल नीनो और ला नीनो। तो कुछ वैज्ञानिक लोग मानसून की उत्पत्ति का कारण अल नीनो और ला नीनो परिकल्पना को मानते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो पेरू के तट के निकट समुद्री तापमान की स्थितियों में बदलाव होता है, उससे भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। भारतीय मानसून कहां से हुआ? दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट समुद्री तापमान की स्थितियों में परिवर्तन से, और इस तापमान में परिवर्तन का वायु दाब से चूंकि सीधा संबंध होता है और वायु दाब प्रभावित क्षेत्र जब भारत की ओर आता है तो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। इसलिए इसको ये परिकल्पना बनी और फिर शब्द आया अल नीनो। तो अल नीनो में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ जल ध्रुवीयता के विकास के कारण गर्म भूमध्य रेखा, समुद्री रेखाएं
पेरू के तट के साथ बहना शुरू होती हैं और ये जो प्रभाव वहां समुद्र तट के किनारे होता है उसको अल नीनो और ला नीनो प्रभाव कहते हैं और जिसका भारतीय मानसून पर प्रभाव होता है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट समुद्री तापमान की स्थिति में बदलाव और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ जल ध्रुवीयता के विकास में बदलाव, ये अल नीनो और ला नीनो परिकल्पना है। इसके कारण भारत का मानसून प्रभावित होता है। अल नीनो की हमने बात की और अब ला नीना की बात करें। अल नीनो में तो हमने ये दोनों बता दिया आपको कि दक्षिण प्रशांत महासागर में पेरू का तट और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ जल ध्रुवीयता का विकास, ये था अल नीनो। और ला नीनो में क्या होता है कि पेरू के तट के पास जो प्रशांत महासागर में तापमान सामान्य से कम हो जाता है, प्रशांत महासागर में तापमान ही कम हो जाता है, उससे वहां का दबाव जो है सामान्य से अधिक हो जाता है। तापक्रम जहां कम होगा वहां दबाव बढ़ जाता है और तापक्रम ज्यादा होता है वहां दबाव कम हो जाता है। इस प्रकार ताप और दबाव एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। तो नीना की जो परिकल्पना है उसमें क्या होता है कि पेरू के तट के पास प्रशांत महासागर में तापमान सामान्य से कम हो जाता है तो दबाव बढ़ जाता है और इसलिए पेरू के तट के पास ठंडी धाराएं बनती हैं और ठंडी धाराएं जब बनती हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि उच्च दबाव भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मानसूनी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव को मजबूत करता है, हवाएं तेज चलती हैं। इस प्रभाव को ला नीना कहते हैं। तो क्या मोटे तौर पर फर्क हुआ कि अल नीनो में समुद्री तापमान की स्थिति हो रही है दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट और यहां ला नीनो में तापक्रम एकदम कम हो रहा है पेरू तट के निकट प्रशांत महासागर में, तो उसके कारण ला नीना बनता है। तो ये ला नीना और अल नीनो भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। भारतीय मानसून के कुछ चरण हैं। मानसून का शुरुआत होता है, आगमन हो रहा है अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में, फिर मानसून में विराम आ जाता है, जुलाई अगस्त में कुछ समय के लिए विराम हो जाता है, कोई मानसून में परिवर्तन नहीं होता है और फिर मानसून की वापसी होती है। सितंबर में मानसून पीछे हटने लगता है। तो आप देखिए मोटे तौर पे समझिए कि 1 सितंबर के आसपास भारत के उत्तरी पश्चिम भाग से मानसून पीछे हटना शुरू होता है और 15 सितंबर को के आसपास मानसून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से विदा हो जाता है। प्री मानसून मानसून के आने के पहले की कुछ टर्मिनोलॉजी है। देखिए एक टर्म है आम्र वर्षा। ये प्री मानसून से पहले की टर्म है। कर्नाटक और केरल में प्री मानसून वर्षा होती है और ये आम्र शब्द इसलिए आया कि इस वर्षा के कारण आम की जो फसल है उसको पकने में मदद मिलती है। एक प्री मानसून की टर्म है चेरी ब्लॉसम कर्नाटक से संबंधित एक टर्म है और ये स्थानीय तूफान जो आता है वहां उसको कहते हैं और ये अप्रैल और मई के महीने में प्राय होता है और ये कॉफी के पौधों के विकास के लिए काफी उपयोगी होता है। एक प्री मानसून शब्द है काल बैशाखी, ये बंगाल और असम में होती है, प्री मानसून वर्षा है। इस तरह से ये 2-3 टर्मिनोलॉजी का भी आप याद रखिए, आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम, कॉल बैसाखी। और भारत में फिर मानसून का प्रभाव कहीं अच्छा होता है, कहीं बुरा होता है, कहीं कृषि पे डिपेंड चूंकि करता है मानसून पे कृषि डिपेंड करती है, इसलिए यहाँ अच्छे भी प्रभाव होते हैं, बुरे प्रभाव होते हैं। चलिए अब इसके बाद हम भारत के भूगोल में यहाँ की भारत की प्रमुख फसलों की बात करें। फसलें साल भर में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप की फसलें होती है, आप हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो फसलों को लेकर एक कृषि की क्रांति जिसको कहते हैं, भारत में कृषि क्रांति का कंसेप्ट जो है ये एक्चुअली 20वीं सदी के मध्य में प्रारंभ हुआ। कृषि क्रांति पहले भी होती आई है लेकिन थोड़ा विधिवत इसका अध्ययन हुआ तो 20वीं सदी के मध्य में
कृषि क्रांति में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ और तकनीकी बहुत सारी नीतियां और उन्नतियां और टेक्नोलॉजी आई कृषि क्षेत्र में, इसलिए हमने उसको कृषि क्रांति का 20वीं सदी के मध्य में। तो विभिन्न प्रकार की क्रांति यहाँ कही गई हैं, उनके नाम हैं। जैसे एक क्रांति हुई पीली क्रांति। पीली क्रांति में तेल बीज उत्पादन हुआ, विशेषकर सरसों और सूरजमुखी का जो उत्पादन हुआ उसको हमने पीली क्रांति कहा। और पीली क्रांति को कंसेप्ट देने वाले संबंधित व्यक्ति थे सैम पित्रोदा। ये प्रश्न बनता है कुछ एग्जाम में कई दफे कि सैम पित्रोदा की क्रांति क्या कहलाती है, तो वो पीली क्रांति कहलाती है। इसी तरह से नीली क्रांति हुई, मछली उत्पादन की थी, डॉक्टर अरुण कृष्णन उसके संबंधित व्यक्ति थे। एक स्वर्ण क्रांति हुई जो फल, शहद और बागवानी के विकास के लिए हुई, उसके व्यक्ति थे निरपक। गुलाबी क्रांति होती है जो प्याज उत्पादन के लिए, औषधियों के लिए, झींगा के उत्पादन के लिए, उससे संबंधित व्यक्ति थे दुर्गेश पटेल। एक रजत क्रांति हुई अंडे उत्पादन, मुर्गी पालन के लिए, उससे संबंधित प्रमोट करने वाले व्यक्ति का नाम कहें तो इंदिरा गांधी थी। एक हरित क्रांति बड़ा मशहूर नाम है। हरित क्रांति खाद्यान्न के उत्पादन से संबंधित क्रांति थी और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम थे नॉर्मन बोरलॉग और एम.एस. स्वामीनाथन भारत के। एक श्वेत क्रांति का भी नाम बहुत प्रचलित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए नाम जाना जाता है और इसके व्यक्ति या इसके प्रतिपादक थे वर्गीज कुरियन। ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि वर्गीज कुरियन की क्रांति श्वेत क्रांति थी और दूध के उत्पादन से संबंधित थी। तो हम भारत में प्रमुख फसल की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ फसल की भी 3 ऋतु हैं। एक है खरीफ जो जून से सितंबर चलती है, एक है रबी जो फिर अक्टूबर से मार्च चलती है, और फिर एक है जायद अप्रैल से जून चलती है। तो पूरे वर्ष के 12 महीनों में क्रमशः जून से चले हम तो खरीफ, फिर रबी, फिर जायद होती है। और इसमें फिर उत्तरी राज्य में भी टर्म है ये खरीफ वगैरह। उत्तरी राज्य में फसल कटाई का मौसम होता है, दक्षिण राज्य में अलग कटाई का मौसम होता है। उत्तरी राज्य में खरीफ में चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, तुअर होता है। दक्षिणी राज्य में खरीफ की फसल में चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली होती है। रबी की फसल में उत्तरी राज्यों में गेहूं, चना, सरसों, जौ होता है और दक्षिणी राज्यों में चावल, मक्का, रागी, मूंगफली, ज्वार होता है। जायद की फसल में उत्तरी राज्य में सब्जियों, फल और चारा की कटाई होती है और दक्षिण राज्य में चावल, सब्जियां, चारा काटा जाता है। तो ये कुछ फसल की ऋतुओं के नाम है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों की बात करें तो यहाँ चावल होता है और चावल में अलग अलग क्षेत्र हमने आपको बताए। पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। और प्रमुख राज्य उत्पादन जो करते हैं चावल के सबसे ज्यादा तेलंगाना, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी बंगाल। और भारत जो है वो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है। तो ये चावल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान है। हम दूसरी एक फसल की बात करें, बाजरा मोटा अनाज गिना जाता है, मोटा अनाज कहते हैं इसको। और इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजस्थान, फिर कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश। एक फसल है हमारी गेहूं, बड़ी मशहूर फसल गेहूं। इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर पंजाब में, और चीन के बाद गेहूं में भी भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जैसे हमने बताया कि चावल में भी चीन फर्स्ट नंबर पे है और गेहूं में भी चीन फर्स्ट नंबर पे है, और दोनों में भारत दूसरे नंबर का उत्पादक देश है। कपास दक्षिण पठार की काली मिट्टी और लाल मिट्टी में पैदा होता है। सबसे ज्यादा कपास गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में और फिर तेलंगाना में होता है। इसी तरह से जूट है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादन यहाँ होता है, फिर बिहार में होता है, फिर असम में होता है।
गन्ना, गन्ना जिससे शक्कर और गुड़ आदि बनते हैं, ये सबसे ज्यादा इसका उत्पादन है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक में। और गन्ना ब्राजील के बाद भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसी तरह से बागान की फसलें हैं जो बागों में होती हैं। चाय, चाय असम में सबसे बड़ा बागानों का चाय का बागान है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल, त्रिपुरा इत्यादि में भी है। कॉफी का भी उत्पादन देश में होता है। सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक है, फिर जहां उत्पादन होता है कॉफी का केरल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है। ये कॉफी के उत्पादन क्षेत्र हैं भारत में। और एक कॉफी की जो अरेबिका प्रजाति है वो सबसे ऊंची क्वालिटी की प्रजाति गिनी जाती है, जिसका उत्पादन भी भारत में होता है। हमने ये मोटे मोटे तौर पर फसलों की बात की। अब हम आते हैं, भूगोल का ही मामला है, ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा की व्यवस्थाएं यहाँ पर क्या हैं, ऊर्जा की कुछ चर्चा करें। एक तो जैसे विद्युत संसाधन, सबसे बड़ा विद्युत का है। तो विद्युत में एक तो ट्रेडिशनल पारंपरिक विद्युत के संसाधन है। पारंपरिक कैसे? जीवाश्म जो है, जीवाश्म ईंधन जो है जमीन के अंदर से निकलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। एक तो विद्युत इनसे, विद्युत संसाधन इनसे बन जाती है पारंपरिक। एक गैर पारंपरिक, नॉन ट्रेडिशनल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव द्रव्यमान और ज्वारीय ऊर्जा, ये भी हमारे यहाँ संसाधनों का स्कोप है। तो कोयला की बात करें, पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। कोयला भारत में दो प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, दो प्रकार के, नाम ध्यान रखिए। एक तो गोंडवाना कोयला और एक है तृतीयक कोयला। गोंडवाना कोयला जो है वो करीब 250 मिलियन वर्ष पुराना कोयला हमारे यहाँ से जमीन से निकलता है, 250 मिलियन वर्ष पुराना गोंडवाना। और तृतीयक कोयला जो है वो 15 से 60 तक मिलियन वर्ष पुराने हमारा कोयला निकलता है। तो गोंडवाना कोयला का जो उत्पादन है सबसे पुराना, 250 मिलियन वर्ष पुराना, इसके राज्य हैं छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। छत्तीसगढ़ में जैसे कुछ जगह बताएं हम क्षेत्र के, कोरबा है, लखनपुर है, बिरनपुर है। ऐसे झारखंड में झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। झारखंड में बोकारो है, गिरिडीह है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में तलचर कोयला क्षेत्र है, रामपुर हिमगिरी का कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में आइए तो सिंगरौली बड़ा मशहूर कोयला क्षेत्र है, सोहागपुरा है। और पश्चिम बंगाल में जाएं तो रानीगंज और बांकुरा में भी गोंडवाना कोयले का उत्पादन होता है। और दूसरा जो प्रकार हमने बताया तृतीय कोयले का उत्पादन, वो सबसे ज्यादा होता है असम में। असम में माकुम, नाजिरा, मिकिर पहाड़ियों पे होता है। मेघालय में उसके बाद होता है सिजू में, चेरापूंजी में, माओलोंग में। फिर अरुणाचल प्रदेश में होता है नामचिक, नामरूप में, कालाकोट में। जम्मू और कश्मीर में भी तृतीय कोयला का उत्पादन होता है, कालाकोट और उसके आसपास के क्षेत्र में, जम्मू के अंदर। और हिमाचल प्रदेश में भी चांबा में तृतीय कोयले का उत्पादन होता है। एक लिग्नाइट कोयला और मशहूर है, लिग्नाइट कोयला भी होता है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तमिलनाडु में होता है। और ये तमिलनाडु का जो लिग्नाइट कोयले का उत्पादन है, ये दक्षिण पूर्व एशिया में लिग्नाइट के सबसे बड़े भंडारों में से एक भंडार है तमिलनाडु में। राजस्थान में भी लिग्नाइट कोयले का उत्पादन पलाना, बीकानेर के पास है, वहां होता है। इसके बाद में आता हूं कच्चा तेल पे। कच्चा तेल जो है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा, असम, नागालैंड, यहाँ होता है। तो भारत में जो तेल उत्पादन है, कच्चा तेल का उत्पादन, उत्तर पूर्व में भारत की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहां, राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में, और पश्चिम भारत में गुजरात तट, ये मुख्य है। असम का जो तेल क्षेत्र है वो भारत में सबसे पुराना तेल का उत्पादक राज्य असम है। गुजरात का जो तेल क्षेत्र है उसमें अंकलेश्वर, खंभात और कोसांबा और ये एरिया, यहाँ तेल का उत्पादन है।
राजस्थान में भी ऑयल फील्ड्स हैं इसकी कच्चे तेल की। उसमें सबसे बड़ी अंतर्देशीय, अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर तेल जब खोज हुई, तेल को खोज किया है, तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में बहुत बड़ा भंडार मिला है। और ये भंडार जो है भारत का सबसे बड़ा तटीय तेल उत्पादक राज्य बन गया है। पश्चिम तट में मुंबई हाई बेसिन और पूर्वी समुद्र तट पर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बेसिन यहाँ होता है। और भारत के पास रणनीतिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है, बहुत बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व है हमारा, वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। एक ऊर्जा का स्रोत है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य फील्ड है वो है भारत में कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और फिर बॉम्बे हाई बेसिन बी में भी प्राकृतिक गैस मिलती है। राजस्थान में बाड़मेर में भी प्राकृतिक गैस मिली है। तमिलनाडु और असम में भी यह गैस मिली है। पाइपलाइन जो बिछाई गई, बड़ी मात्रा में जब पेट्रोलियम उत्पाद हुए और गैस बनी, गैस मिली हमको अलग अलग क्षेत्र में, उनको लंबी दूरी तक हमको भेजना है, परिवहन करना है, तो उसके लिए पाइपलाइनों का विस्तार भी भारत की भूगोल में हुआ। कुछ प्रमुख पाइपलाइनों का नाम बताऊं मैं। नाहरकटिया नुमती बरौनी पाइपलाइन, कांडला भटिंडा पाइपलाइन, मुंबई हाई से मुंबई अंकलेश्वर कायोली की पाइपलाइन, जामनगर लोनी एलपीजी की पाइपलाइन, सलाया कोयली मथुरा की पाइपलाइन, और हजीरा बीजापुर जगदीशपुर की गैस पाइपलाइन। ये पाइपलाइन जहां प्राकृतिक गैस हो रही है, गैस हो रहा है, उनको बहुत दूर दूर तक पूरे देश में फैलाने के लिए बहुत बड़े व्यापक स्तर पर पाइपलाइनें बिछाई गई। उनके मैंने नाम बताए, कांडला भटिंडा, मुंबई हाई अंकलेश्वर, जामनगर लोनी, सलाया कोयली, हजीरा बीजापुर। चलिए, ये तो हमने विद्युत की बात की इन प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक संसाधनों से। अब हम जल विद्युत पर आते हैं। पानी के सोर्स से, पानी से जो विद्युत का उत्पादन है उसकी बात करें तो भारत में कुछ पन बिजली संयंत्र हैं। पन बिजली संयंत्र जिनसे पानी से बिजली बनाई जा रही है। एक है आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के पानी से नागार्जुन सागर जल विद्युत संयंत्र, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी से सरदार सरोवर जल विद्युत संयंत्र, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के जल से भाखड़ा नांगल जल विद्युत संयंत्र, मध्य प्रदेश में सोन नदी से बाण सागर जल विद्युत संयंत्र, महाराष्ट्र में कोयना नदी से कोयना जल विद्युत संयंत्र, और भी बहुत सारे संयंत्र है। कर्नाटक में जैसे काली नदी से काली नदी जल विद्युत संयंत्र है। तो मैंने सेलेक्टेड नाम आपको बताया, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, सरदार सरोवर गुजरात, भाखड़ा नांगल हिमाचल, बाण सागर मध्य प्रदेश और कोयना महाराष्ट्र। उड़ीसा में भी एक महानदी है ना, महानदी के किनारे हीराकुंड जल विद्युत संयंत्र का भी नाम नोट कर लीजिए। जल विद्युत की बात हो गई। अब तापीय विद्युत, ये भी एक ऊर्जा का सोर्स है। तापीय विद्युत, टेम्परेचर, ताप का मतलब टेम्परेचर से, उष्मा से। तापीय विद्युत जो है वो भारत के राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इस तापीय विद्युत का है। सबसे बड़ा हिस्से का योगदान जो है राष्ट्रीय पावर ग्रिड में बिजली का, वो तापीय विद्युत से आता है। और तापीय विद्युत में क्या होता है कि ईंधन स्रोत से, जो भी स्रोत है, सोर्स ईंधन का है, उससे गर्मी का उपयोग करके, भले वो गैस हो चाहे जल विद्युत हो, कोई सा भी हो, जो सोर्स है ईंधन के, उस ईंधन के सोर्स से गर्मी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न की जाती है टेम्परेचर से। तो भारत में 3 प्रकार के ताप विद्युत संयंत्र हैं। 3 प्रकार के। एक तो कोयला है, ईंधन का स्रोत है, इसको जलाकर इससे ताप। एक है गैस और एक है तरल ईंधन डीजल। तो तापीय विद्युत मात्र से देश में कुल बिजली का उत्पादन लगभग 70% है।
कितना बड़ा परसेंटेज खाली तापीय विद्युत से आ रहा है। एक सोर्स जो एनर्जी का है वो है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में क्या होता है कि किसी परमाणु को विखंडित किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो उसके तोड़ने से जो एनर्जी निकलती है बहुत बड़ी मात्रा में, उसको परमाणु ऊर्जा कहते हैं। और ये एनर्जी निकलने की जो प्रक्रिया है परमाणु तोड़ने की, उसको कहते हैं विखंडन प्रक्रिया। विखंडन, खंडित विखंडित करना, परमाणु को तोड़ दिया। और इसका अर्थ है नाभिक, परमाणु का जो नाभिक है, सेंटर, उसको तोड़ते हैं जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उनको तोड़कर जो एनर्जी निकलती है वो परमाणु ऊर्जा होती है। और परमाणु ऊर्जा के लिए जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल, जिन तत्वों को, जिनके परमाणु को तोड़ा जाता है, वो कच्चा माल है यूरेनियम, थोरियम, भारी पानी, जिरकोनियम, हीलियम। तो थोरियम का भंडार भी हमारे यहाँ केरल में है, पलक्कड़ जगह है, कोल्लम जगह है, वहां थोरियम मिलता है। और आंध्र प्रदेश में भी विशाखापत्तनम में थोरियम मिलता है, तो रॉ मटेरियल वहां से आता है। यूरेनियम का भी देश में भंडार है, जो जादूगोड़ा एक जगह है, झारखंड सिंहभूम में जादूगोड़ा, वहां यूरेनियम मिला है। चमोली हिमाचल में भी से भी यूरेनियम आता है। और सीकर और उदयपुर राजस्थान से भी थोड़ा बहुत यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए मिलता है, राजस्थान में सीकर और उदयपुर। तो इसमें बहुत सारे लाभ भी है, नुकसान भी है। परमाणु ऊर्जा बहुत विध्वंसकारी भी है, परमाणु बम बन जाता है इससे। और लाभकारी भी है कि यदि इसकी ऊर्जा को संतुलित रूप में और बैलेंस रूप में काम में लिया जाए तो बहुत बड़ा ऊर्जा का एक स्रोत है। तो परमाणु ऊर्जा को बनाने के लिए भारत में परमाणु रिएक्टर बनाए गए। रिएक्टर यानी जो बड़ी भट्टियां हैं, उसमें कुछ रिएक्टर के नाम याद रखिए। एक है नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन। इस प्रकार नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक ये परमाणु रिएक्टर स्थापित किए गए हैं। अब इसके अलावा जो गैर पारंपरिक स्रोत हमने बताए ऊर्जा के, उसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, लघु जल विद्युत ऊर्जा है, बायोमास की ऊर्जा है, और इस प्रकार कुछ और भी सोर्स हैं जिनसे हमको ऊर्जा छोटी मोटी मात्रा में मिलती रहती है। मैं इसमें एक विशेष चर्चा वापस सौर ऊर्जा की करूं, क्योंकि भारत में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, गर्मी बहुत अच्छी पड़ती है। तो यहाँ सौर ऊर्जा जो है, सूर्य की गर्मी से, धूप से जो ऊर्जा मिलती है, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है, उसका बड़ा अच्छा स्कोप है। और इसकी ऊर्जा के से बिजली उत्पादन के दो तरीके हैं। एक तो फोटोवोल्टिक बिजली। फोटोवोल्टिक बिजली में सौर जो फोटोवोल्टिक कोशिकाएं हैं और विकिरण, जो सौर विकिरण होता है, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, उनको हम बिजली में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये तो हुआ फोटोवोल्टिक बिजली उत्पादन। और एक होता है सौर तापीय बिजली। सूरज की जो गर्मी है उसमें सौर संग्रह कलेक्टर, जिसमें इस सौर ऊर्जा को कलेक्ट किया जाता है और फिर रिसीवर पर इसको सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और फिर वो जो वहाँ जो तरल पदार्थ रखा उसको गर्म कर देता है। जैसे छतों पे जो सोलर कूलर कुकर वगैरह लगाए जाते हैं, वो सौर तापीय बिजली के आधार पर ही चलते हैं। और फोटोवोल्टिक बिजली वगैरह में भी यही पैटर्न काम करता है। तो सौर ऊर्जा की हमने, सौर ऊर्जा कुल 90.76 GW इतनी क्षमता है इस सौर ऊर्जा से हमको इस एनर्जी को प्राप्त करने की। राजस्थान सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उत्पादन राज्य है। सौर ऊर्जा भी यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबल है, 24,224 मेगावाट। और पवन ऊर्जा भी यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, 5195 मेगावाट। और राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर है, और उसके बाद गुजरात का स्थान आता है। तो जो सौर पार्क कुछ बनाए गए ऊर्जा संयंत्र के लिए, सौर पार्क जैसे राजस्थान में जोधपुर जिले में एक भादला सौर पार्क है।
ये भी प्रश्न आ सकता है कि जोधपुर जिले के सौर पार्क का नाम है भादला सौर पार्क। ये भारत का सबसे बड़ी क्षमता वाला सौर पार्क है। और फिर कर्नाटक में पावगढ़ है, करनूल में है, आंध्र प्रदेश में, और भी कई जगह हैं, मध्य प्रदेश में रीवा में है। सो इस तरह के बहुत सारे सौर ऊर्जा पार्क भी बनाए गए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी है प्रधानमंत्री की ओर से, जिसका उद्देश्य भारत में घरों में मुफ्त बिजली प्रदान करना है। ये भी सौर पैनल इससे स्थापित की जाते हैं। सरकार की नीतियां हैं सौर पैनल के आधार पर। सौर पैनल लगाने के लिए घरों में सब्सिडी देती है सरकार, अनुदान देती है। एक पीएम कुसुम योजना है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, KUSUM, कुसुम। इसका अनुवाद यह है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। ये एक बड़ी अच्छी योजना है। 2019 में इसको लॉन्च की थी और इसका उद्देश्य ये था कि 2026 तक, मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता से हम जुड़ जाएं। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने बताई, घरों को मुफ्त बिजली देना सब्सिडी के आधार पर। पीएम कुसुम योजना बनाई और ये सरकार ने कुछ सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए स्कीमें बनाई हैं। मैं इसके बाद पवन ऊर्जा पे और बात करूं कि पवन ऊर्जा का स्कोप इसलिए अच्छा है कि यहाँ हवाएं जो तेज चलती हैं, तो हवाओं का भी उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान NIWE, इसका फुल फॉर्म याद रखिए, NIWE का राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान है। ये यहाँ काम करता है। और पवन ऊर्जा हमको आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और इवन राजस्थान और के बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र है, वहां से मिलती है। राजस्थान का जो पवन ऊर्जा का उत्पादन में बताऊं, भारत में 5वां स्थान है राजस्थान का। करीब 5195 मेगावाट जो पवन ऊर्जा है वो राजस्थान बनाता है, भारत में 5वें स्थान पर। और फर्स्ट नंबर पे गुजरात है पवन ऊर्जा के उत्पादन में, सेकंड पे तमिलनाडु है और तीसरे पे कर्नाटक है। तो देखिए, जैसे सौर ऊर्जा के संयंत्र लगे उसी तरह से पवन ऊर्जा के संयंत्र भी लगाए गए देश में। उसमें कुछ नाम मैं बताऊंगा। एक है मुप्पंडल पवन फॉर्म, ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी में है। एक पवन ऊर्जा का संयंत्र है जैसलमेर पवन पार्क, ये राजस्थान जैसलमेर में है। और भी कुछ है, तुलजापुर है, महाराष्ट्र उस्मानाबाद में है। और मामटखेड़ा पवन पार्क है, ममटखेड़ा एक जगह है, मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से महाराष्ट्र में वासपेट एक जगह है, वहां वासपेट पवन ऊर्जा संयंत्र है। तो ये पवन ऊर्जा की बात की। एक ऊर्जा का स्रोत और है ज्वारीय ऊर्जा। समुद्रों में जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार का मतलब लहरें खूब ऊंची आती हैं और भाटा का अर्थ वापस लहरें उतर जाती हैं। तो वो जो लहरें पूरे समुद्र में अपने वेग से आती हैं उसको ज्वार कहते हैं। उस ज्वार बढ़ जाता है जब समुद्रों में, तो ज्वार बढ़ने पर पानी को शुरू में खाड़ी में तो प्रवेश करने से रोका जाता है कि पानी इधर उधर चला नहीं जाए। और जब ज्वार ऊंचे होते हैं तो पानी टरबाइनों को चलाने के लिए इतना पर्याप्त होता है कि टरबाइन चला लीजिए उस ऊंचे पानी से, और फिर बांध को खोल दिया जाता है और पानी फिर इसके माध्यम से जलाशयों में प्रवाहित हो जाता है, और जिससे टरबाइन जो लगे हैं उसके ब्लेड घूमने लगते हैं और बिजली उत्पन्न होने लगती है। तो ज्वारीय ऊर्जा से भी कुछ हमको एनर्जी ऊर्जा मिल रही है। इसमें कच्छ की खाड़ी और केम्बे और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन जो तट है वहां पर ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। एक भूतापीय ऊर्जा, भूतापी मतलब जमीन में जो टेम्परेचर वेरिएशन है, टेम्परेचर जैसे जमीन को आप खोदेंगे तो पहली लेयर में जो टेम्परेचर है उसके बाद जो अगली लेयर है उसमें टेम्परेचर ज्यादा है और ज्यादा जाएंगे और ज्यादा है और ज्यादा। तो ये धरती के अंदर भूगर्भ में अलग अलग सतहों पे जो अलग अलग तापक्रम है, उन तापक्रमों में जो वेरिएशन है उस वेरिएशन के आधार पर भी भूतापीय ऊर्जा का एक स्रोत बनता है, जो हमारा ऊर्जा का स्रोत बनता है।
तो भूतापीय ऊर्जा जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली प्राकृतिक ऊष्मा है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के साथ साथ किया जा सकता है। तो भूतापीय जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं हमारे, वो तीन प्रकार के हैं। एक तो भू दबाव वाले क्षेत्र, जहाँ दबाव ज्यादा है, वो टेम्परेचर, जैसा हमने कहा दबाव ज्यादा होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर दबाव कम होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो भू दबाव वाले कुछ क्षेत्र हैं जहाँ ज्यादा दबाव है या कम दबाव है। दूसरा है गर्म चट्टान वाले क्षेत्र, जहाँ चट्टानें ही बहुत सारी गर्म है। और तीसरा है जल तापी संवहन क्षेत्र, जहाँ जल बह तो रहा है भू गर्भ के अंदर, और उसमें जल के इस टेम्परेचर के वेरिएशन और विविधता के कारण उस जल का भी टेम्परेचर अलग अलग हो जाता है। तो भूतापी तीन ढंग से ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, भू दबाव वाले क्षेत्र से, गर्म चट्टान वाले क्षेत्र से, और जल तापीय संवहन क्षेत्र से। अब भारत में अगर भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पुगा मणिकरण जगह है। पुगा मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा का अच्छा स्कोप है। कुछ जगह हिमालय में है, सोहाना में है, तुवा में है, सोनाटा में है, जलगांव के आसपास है। तो सर्वाधिक जो स्कोप हमको भूतापीय ऊर्जा का भारत में है वो है लद्दाख की पुगा घाटी में। लद्दाख की पुगा घाटी जो मैंने जम्मू कश्मीर के आसपास बताया, वो पुगा मणिकरण जो है वो लद्दाख की पुगा घाटी में है, वहां सबसे बड़ा स्कोप है। और प्रमुख स्थल हमने पुगा घाटी बताई, व्यास घाटी बताई, तपोवन भूतापीय क्षेत्र उत्तराखंड है, चुमाथांग भूतापीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। ऐसे कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं भारत में भूतापीय ऊर्जा के लिए। एक एनर्जी का सोर्स है बायोमास। बायोमास में क्या होता है कि पौधे और जानवर के जो अपशिष्ट हैं, मर गए पौधे खत्म हो गए, जानवर खत्म हो गया, उनका जो अपशिष्ट है उससे भी एक ऊर्जा मिलती है, उसको बायोमास कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है कि कुछ कार्बनिक अणुओं के रासायनिक बंधन जो हैं वो बनते टूटते हैं, उनको जलाओ या तोड़ो तो बायोमास से ऊर्जा मिलती है। तो ये जो पौधे नष्ट हो गए, जानवर मर गए, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है, इनका कार्बनिक अणुओं का, उससे बायोमास बनती है। तो ये भी एक सोर्स है। एक सोर्स में और बताऊंगा, हरित हाइड्रोजन। हरित मतलब हरे रंग की, जो कहना चाहिए, हरित का मतलब खुशहाली का भी प्रतीक है। हरित हाइड्रोजन में क्या होता है कि पानी के जो इलेक्ट्रोलिसिस से, पानी में जैसे पानी H2O है, H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है, इसको वापस विद्युत अपघटन कर दीजिए, यानी पानी का विद्युत अपघटन कीजिए, हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो वो जो प्रक्रिया है उससे हाइड्रोजन उत्पन्न की जाती है, और वो जो ग्रीन हाइड्रोजन बनती है उसका फिर उपयोग कभी अमोनिया के उत्पादन में किया जाता है, मैथनॉल का भी उपयोग किया जाता है, और वो बनने वाली हाइड्रोजन हमको एक ऊर्जा का स्रोत भी दे सकती है। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन एक सरकार ने स्कीम शुरू की जनवरी 2023 में, अभी साल भर 2 साल पहले। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जनवरी 2023 में सरकार ने इसकी मंजूरी दी है कि हरित हाइड्रोजन उत्पादन भी कीजिए। इसी क्रम में एक आता है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए सरकारी पहल क्या हो रही है। उस पहल में एक स्कीम है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, इसको मई 2015 में लॉन्च किया था, और इसका उद्देश्य था कि पावर ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करें और ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत हैं उन पर निर्भरता हमारी कम करें, एक नया सोर्स डेवलप करें। इसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना आई। एक स्कीम और आई, योजना है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय जिसको कहते हैं, बड़ी मशहूर नाम है। उदय की स्पेलिंग UDAY। इस उदय नाम की जो स्कीम है, जिसको उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना कहते हैं, इसको नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था, नवंबर 2005 में। और एक डिस्कॉम DISCOM
DISCOM। डिस्कॉम बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदती है। डिस्कॉम एक सरकारी तंत्र है, सरकारी डिपार्टमेंट कहिए, ऑफिस कहिए। ये बिजली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीदती है और फिर उपभोक्ताओं को, आप और हम जैसे लोगों को बेचती है। डिस्कॉम एक सरकारी संस्था हो गई। तो इसके तहत ये उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय लागू की गई और इससे बिजली की लागत में कमी आई और बिजली उत्पादन का में परिचालन जो दक्षता थी उसमें थोड़ा सुधार आया। तो ये सारी हमने ऊर्जा को लेकर, भारत की ऊर्जा को लेकर बात की। आज के व्याख्यान में हम यही विश्राम लेते हैं और अगला व्याख्यान भारत के भूगोल में ही, भारत में जो खनिज संपदा है, खनिज को लेकर हम बात करेंगे। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।